हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं अभी चला रहा था झारखंड का विस्तृत परिचय, और उसमें पिछले क्लास में आपको मैंने दिया था झारखंड की जनगणना और विविध परिचय। तो ये हो चुका था, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे झारखंड का विस्तृत ऐतिहासिक परिचय। ऐतिहासिक परिचय एक पार्ट में नहीं होगा, दो पार्ट में होगा, क्योंकि मैं विस्तृत रूप से आपको एक खाका तैयार करा दे रहा हूं, ताकि जब भी आप इतिहास पढ़ें तो आपकी एक रुचि जगे। और दूसरी चीज़ कि इतिहास का एक मूलभूत जो ज्ञान है ना, बेसिक जो ज्ञान है ना, वो आपको हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इतिहास को पढ़ने से पहले समझते हैं कि इतिहास है क्या। देखिए, इतिहास को अगर आप दो भाग में बांटेंगे, इति जोड़ हास, मतलब बीती हुई कथा को इतिहास कहते हैं। सिंपल सी बात है, बीती हुई कथा को क्या बोलते हैं? इतिहास कहते हैं। लेकिन ये इतिहास एक्चुअली होता क्या है? तो इतिहास बीती हुई कथा ही है, लेकिन इसको जानेंगे कैसे हम? कोई भी इतिहास है उसको जानने के स्रोत होने चाहिए ना। तो स्रोत दो तीन है, मुख्य रूप से आप लीजिए तो दो, ठीक है ना। ऐतिहासिक यानी धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ हम बोल दें, धर्म ग्रंथ मत बोलिए, ऐतिहासिक ग्रंथ। तो एक तो हो गया ग्रंथ हो गया, ठीक है, और एक हो गया पुरातत्व। तो पुरातत्व यानी उत्खनन से जो भी चीज़ें निकलती हैं, यानी मैंने धरती को खोदा, मुहरें मिल गई, सिक्के मिल गए, है ना, कोई निशान चिन्ह मिल गया, उसके आधार पर मैं इतिहास का एक अध्ययन करता हूँ, ठीक है। मतलब पुरातत्व शास्त्री करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। और दूसरा एक क्या है? ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक में आपका धर्म ग्रंथ हो गया, वेद हो गया, पुराण हो गया, फिर विदेशियों का विवरण हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इतिहास मान्यता पर चलती है। इतिहास में कोई भी डेट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यही फिक्स है। हाँ, इतिहासकार पुरातत्व शास्त्री ये बोलते हैं कि ये डेट सबसे मान्य है, तो मान्य है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कई डेट आपको मिलते हैं। कोई बोलता है 2500 BC से 1500 BC है, कोई बोलता है कि नहीं 2500 से 1750 BC है। तो मान्यता अलग अलग है, लेकिन सर्वमान्य जो होता है वही आप वैलिड मान के चलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, इतिहास तो जानने के स्रोत मैंने बता दिया। अब इतिहास में इतिहास पढ़ रहे हैं आप, तो मूलभूत कुछ चीज़ों को जानना आवश्यक है, जिससे आपका इतिहास विषय और सरल हो जाए। और मैं यहाँ पढ़ाऊंगा बिल्कुल सरल भाषा में, अपनी भाषा में। बुक्स वाली भाषा बिल्कुल कम रखूंगा, अपनी भाषा तोड़ ताड़ के आपको कैसे भी दिमाग में डाल देना है, ठीक है। तो चलिए, इतिहास को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं। मनुष्य का जब जन्म होता है या किसी भी चीज़ का जब जन्म होता है, देखिए यहाँ पे मैं एक बच्चा का उदाहरण आपको देता हूँ, सिंपली समझिएगा। किसी भी चीज़ का जब जन्म होता है तो जन्म के समय वो शिशु रहता है। शिशु मतलब बच्चा एकदम, ठीक है ना। जब यही थोड़ा बड़ा होगा तो क्या बनेगा? बालक बनेगा। यही फिर बाद में जाके किशोर बनेगा, और फिर यही युवा बनेगा, फिर ये वृद्धावस्था को चला जाएगा, और फिर इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। एक मनुष्य का जो चरण मैंने दिखाया है वो समझ लीजिए। जन्म, फिर बालक बनेगा, फिर किशोर, युवा, वृद्धावस्था। इतिहास में आज तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसको इससे जोड़ लीजिए, आपको पढ़ना बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लगेगा। मतलब पढ़ना आसान आपके लिए हो जाएगा। किसी भी सभ्यता का, किसी भी राजा का, किसी भी धर्म का, किसी भी चीज़ का अगर आप जन्म होता है तो वो शिशु की तरह होता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई दोष नहीं होता, ये दोष रहित होता है। मैंने क्या बोला? ये दोष रहित होगा। इसमें किसी भी प्रकार का अंधविश्वास, कुरीति, कुप्रथा कुछ भी नहीं रहेगा। एक बच्चा जब जन्म लेता है, जब आप उसे कहीं ट्रेन और रेलवे स्टेशन में मिल गए, बस स्टैंड पे मिल गए, तो किसी भी बच्चे को हाथ मिला लीजिएगा, गोदी में ले लीजिएगा। उस समय ना तो उससे आप जाति पूछते हैं, ना धर्म पूछते हैं, ना लिंग पूछते हैं उस बच्चे से। क्या वो बच्चा है? तो जब भी किसी चीज़ का जन्म होता है वो बिल्कुल दोष रहित होता है। जैसे वो बालक बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, 7 साल, 8 साल, 5 साल, 10 साल, तेरा, मेरा, मतलब उसमें थोड़ा सा क्या होगा? दोष आना शुरू होगा। तो दोष आना यहाँ पे शुरू होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब जब ये किशोर बनेगा तो यही दोष बढ़ जाएगा, और जब युवा होगा तो मत पूछिए। युवा क्या कहते हैं कि पूरे देश को उखाड़ देंगे, है ना। तो युवा होगा तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या होगा? दोष, सर्वाधिक दोष यही होगा। सर्वाधिक दोष बोलिए, सर्वाधिक अच्छाई बोलिए। देखिए, मैं हर चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं दोष अच्छाई दोनों। अगर दोष हुआ तो अच्छाई भी आएगा, यहाँ दोष बढ़ा तो अच्छाई भी बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए कोई सभ्यता या किसी राजा का जब जन्म होता है, यानी जो बनता है शुरू तो उसमें दोष रहित होता है। बाद में उसमें धीरे धीरे विकृति आने लगेगा। कहा गया है कि पावर थोड़ा करप्ट करती है, मोर पावर
मोर करप्ट करती है। तो उसी तरह जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप युवावस्था में क्या है, आपका जॉब लगेगा, दुनिया भर का लूट खसोट कीजिएगा, इससे घूस लिए उससे घूस लिए, बुरा मत मानिएगा, बहुत मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं, मैक्सिमम लोग, मैं मिनिमम नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लोग 80% लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं ये सब काम। तो युवावस्था में तो खूब आप इसको पीट देना, उसको उठा के फेंक देना, है ना, यहाँ से धन लूट लेना, ये कर देना, तो ये सारा यहाँ पे होता है। वृद्धावस्था में क्या आप करते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं, यही है इतिहास। अब इसको यूं समझ लीजिए, जैसे है सिंधु घाटी सभ्यता, एक हम एग्जाम्पल देते हैं। जब इसका जन्म हुआ था तो उसमें कोई भी दोष नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक था। जैसे ही वो बड़ा हुआ, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार होगा, फिर आगे लोग आएंगे तो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 2 पार्ट में, जब शुरू वाले पार्ट में रहेगा ना तो उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे उसमें दोष आना शुरू हो जाएगा, यानी अथर्व, जादू, मंत्र, तंत्र, टोना वगैरह वगैरह वगैरह। फिर जब वो बड़ा होगा, मतलब बड़े, मतलब राजा, महाजनपद जब आएगा, तो महाजनपद 16 थे, उस समय राजा एक दूसरे का रक्त पी रहे हैं, मतलब काट रहे हैं, मार रहे हैं। अब अशोक के बारे में देखिए ना, 99 भाइयों का हत्या करता है, सोचिए। तो ये सारी चीजें हैं। फिर धर्म ठीक करने आएगा, ठीक है ना। इतिहास में मेनली ये बातें आपको जाननी चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा यहीं इसी चीज पे कि देखिए, अब झारखंड इतिहास आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, झारखंड इतिहास। तो यहाँ पे 2-3 चीज याद रखिएगा। पहला है क्षेत्रीय राजवंश, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय राजा लोग रहेंगे, क्षेत्रीय राजवंश। अब क्षेत्रीय राजवंश के बाद कौन आएंगे भाई, यहाँ पे क्षेत्रीय राजवंश के तुरंत बाद कौन आएंगे, मतलब क्षेत्रीय राजवंश के ऊपर हावी होने कौन आएंगे, तो आएंगे मुगल वंश। मुगल मतलब मुगल हम लिख देते हैं। उसके बाद कौन आएंगे, तो मराठे आएंगे, मराठा। उसके बाद कौन आएगा, तो अंग्रेज आएंगे। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो भी चीज होगा बिल्कुल ठीक ठाक होगा। जब क्षेत्रीय राजवंश थे तो उस समय इतनी विकृतियां नहीं थी जितनी बाद में हुई है। अब अंग्रेज के बाद यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, अंग्रेज के बाद कौन आएगा, यही धर्म ठीक करने, यानी कोई ना कोई धर्म, मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं। धर्म का मतलब आपके अंदर की विकृति को ठीक करना। तो यहां पे आएंगे सलमान खान, मतलब गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी। सलमान खान भी चश्मा लगाए हैं, गांधी जी भी चश्मे लगाए हैं। तो यहां आएंगे और काफी चीजों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए, इनके साथ प्लस पॉइंट क्या था, इनके साथ ध्यान दीजिएगा, प्लस पॉइंट क्या था, इनके साथ प्लस पॉइंट क्या था कि जंगल था। झारखंड बराबर, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, झारखंड बराबर जंगलों का प्रदेश, यानी वनों का प्रदेश। देखिए, झारखंड 2 शब्द से बना है, झार जोड़ खंड। झार मतलब होता है वन, अब खंड मतलब होता है प्रदेश। तो वन प्रदेश बोलिए, वन प्रदेश बोलिए, या जंगलों का देश बोलिए, या जंगलों का प्रदेश बोलिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। तो जंगल एक इनके साथ प्लस पॉइंट था। दूसरा कि ये एक दूसरे का सहयोगी थे, मतलब एक दूसरे का साथ देते थे। क्षेत्रीय राजवंश एक दूसरे का साथ देते थे। निगेटिव पॉइंट क्या था कि कभी कभी ये आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे, जिसका फायदा मुगल लोग उठाते थे, ठीक है। चलिए, ये बातें समझ में आ गई। मुगलों के साथ क्या था प्लस पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, बड़ी सेना। क्षेत्रीय राजवंश के पास छोटी सेना होती थी, इनके पास बड़ी सेना होती थी। मुगलों के पास अगला पॉइंट क्या था, अत्याधुनिक हथियार, तोप वगैरह, गोला वगैरह, जितने इनके पास थे उतने क्षेत्रीय राजवंशों के पास नहीं थी। झारखंड की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं। मराठा, मराठा ध्यान दीजिएगा, मराठा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जंगलों में छुपकर वार करने में बहुत फेमस थे, जंगलों में छुपकर वार करने में बहुत फेमस थे, और ये बहुत शक्तिशाली भी हुआ करते थे, ठीक है। अंग्रेज के साथ 2 पॉइंट था। पहला था फूट डालो राज करो। क्या था, फूट डालो राज करो, मतलब 2 राजा को लड़ाते थे, जिससे ज्यादा फायदा होता था उसकी तरफ ही चल जाते थे। और दूसरा क्या था, देखिए, एक तो था फूट डालो राज करो, और दूसरा ये था कि देखिए, ये बहुत, मतलब क्या बोले उसको, भावात्मक रूप से, मतलब किसी को भावात्मक रूप से लूट लेना, ठीक है। और इसके साथ साथ जबरदस्ती ईसाई धर्म थोप देना, ईसाई धर्म थोप देना। इसके अलावा इनका क्या था कि ये यहाँ से रूल नहीं होते थे, रूल होते थे कहाँ, ब्रिटेन से, और यहाँ अपने मनमर्जी से काम करते थे। तो ये पूरी तरह मनमर्जी करते थे यहाँ पे। अब कौन आ गया अंग्रेज के बाद, अब गांधी जी। गांधी जी क्या करेंगे, पूरी चीज़ों को ठीक करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मुगल क्या थे, ये क्या थे, क्षत्रिय क्या थे, मराठा क्या थे। अब चलते हैं मेनली यहाँ पे, आपको इतिहास एकदम तोड़ के मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 2 पार्ट में मैंने तोड़ा है यहाँ पे। देखिए, झारखंड का इतिहास आपको दिख रहा होगा। प्राचीन काल में क्या था झारखंड, मौर्य और हर्ष के काल में झारखंड की क्या स्थिति थी, सल्तनत काल में क्या स्थिति थी, दिल्ली सल्तनत जो थी, मुगल काल में क्या स्थिति थी, और उत्तर मुगल काल, मतलब मुगल काल का जो एक तरह से देखा जाए, मुगल काल का झारखंड पर प्रभाव
1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद एकदम खत्म सा हो जाता है, कोई उसके बाद योग्य शासक आता ही नहीं है। तो उसके बाद उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे यहां तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा वीडियो होगा वो ये वाला होगा। इसमें क्या पढ़ेंगे, अंग्रेज कैसे प्रवेश करते हैं, क्यों प्रवेश करते हैं, क्या कारण था, जनजातीय विद्रोह होता है यहाँ पे क्यों होता है, इन सब चीजों को लेकर इसके साथ बहुत सारी चीजें थी। फिर 1857 का रिवोल्ट होगा, फिर गांधी जी आएंगे, सबको ठीक करेंगे और फिर झारखंड राज्य का गठन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए प्राचीन काल में झारखंड, प्राचीन काल में झारखंड में मुख्य रूप से 3 बातों को पढ़ेंगे। पहला है झारखंड के पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है झारखंड का नामकरण और तीसरा है झारखंड के प्राचीन राजवंश। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पुरातत्व से क्या जानकारी मिलता है। तो झारखंड की पूरी आपको पुरातत्व शास्त्र, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि झारखंड का पुरातात्विक स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोत से आप झारखंड का अध्ययन कर सकते हैं, या जहाँ भी जो पुरातत्व से निकलता है उसके आधार पे आप उस चीज़ को, उसके इतिहास को बता सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ झारखंड के पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या यहाँ मिला है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें मिली है, मैं एक एक करके लिखते जाता हूँ। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, झारखंड में जो जनसंख्या है अधिकांश जनसंख्या यहीं की है, बाहर से आके मतलब कुछ ही लोग बसे हुए हैं। और आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए, पहले ही मैंने बताया था कि यहाँ प्राचीनतम जनजाति थी असुर, 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 उसके बाद आई मुंडा, ठीक है, उसके बाद आई थी मुंडा। अब ध्यान दीजिएगा असुर प्राचीनतम जनजाति थे, जंगलों में रहते थे। अब क्या था, झारखंड मतलब जंगल का प्रदेश, आज जैसा झारखंड नहीं था, ये बहुत पुरानी बात है ना। तो उस समय क्या जंगलों में रहते थे, जंगलों का फल फूल खाया, वहीं अपना जीवन व्यतीत किया, और ये बिल्कुल एकदम क्या बोले अनपढ़ थे, नहीं पढ़े लिखे थे। आज भी देखिएगा आदिवासियों में जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े, मैं बोल रहा हूँ सारे आदिवासी को नहीं बोल रहा मैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े, वो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, मतलब ना के बराबर। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पुरातात्विक का स्रोत का जो प्राचीनतम साक्ष्य है 1 लाख ईसा पूर्व है लगभग। कितना है, 1 लाख ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी भी बोलते हैं। तो 1 लाख साल पहले का ये इतिहास यहाँ का रहा है। अब यहाँ पे कई सारे चीज मिलते हैं, पूरा पाषाण काल के पत्थर मिलते हैं। कौन सा, पूरा पाषाण काल। देखिए आप जब पढ़िएगा पूरा पाषाण काल, पाषाण काल जब आप पढ़ते हैं ना तो वो 3 भाग में बटा है, मुख्य रूप से मैं बोल रहा हूं, वैसे बांटने के लिए आप कई भाग में बांट सकते हैं। देखिए पाषाण काल, एक तो है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण और तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है, ये हिस्ट्री में पढ़िएगा पाषाण काल। पाषाण काल में क्या आपको मिलता है कि पुराने जमाने में जो लोग रहते थे, जितने भी लोग रहते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, आखेट करते थे मतलब शिकार करते थे, कंदमूल खाए, पानी नदी का पिए, मस्त घूमे फिरे, कोई टेंशन नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक थे अपने जगह पे। अब ध्यान दीजिए, अब मिलता क्या क्या है, तो हजारीबाग के इसको स्थल से देखिए पूरा पाषाण काल में आपको यहाँ पे मिलता क्या क्या है। तो हजारीबाग में एक जगह है, इसको डिस्को मत पढ़ लीजिएगा इसको क्या नहीं पढ़ना है, डिस्को नहीं पढ़ना है। अब इसको से मिलता है आदि मानव के चित्र। आदि मानव के चित्र, आदि मतलब होता है पुराना, आदि मानव के चित्र। लेकिन ये चित्र कैसा था, तो ध्यान दीजिएगा पत्थर पर बना हुआ, पत्थर, क्योंकि पहले पत्थर ही होता था, धातु का खोज तो काफी बाद में हुआ, लेकिन पत्थर पर बने आदि मानव के चित्र। ये कहां से मिले हैं, इसको मैं भी डिस्को बोल रहा हूं। लोहरदगा से मिला है कांसा का प्याला। जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा ना तो उसमें मिलेगा आपको बहुत सारा चीज, कांसे का प्याला। अब देखिए कांसे का प्याला, हड़प्पा सभ्यता जब आप पढ़िएगा तो उसमें सबसे ज्यादा धातु जो यूज होता था वो कांसा, इसलिए उसको कांस्युगीन सभ्यता भी कहते हैं हम। ठीक है, अच्छा और क्या मिला है यहां से, ध्यान दीजिएगा, पलामू से 3 पाषाण काल के औजार मिले हैं। पलामू से 3 पाषाण काल के औजार मिले हैं। लिखने में तो बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने काफी चीजें पहले ही लिख रखी है। औजार मिले हैं, ठीक है ना। पलामू से 3 पाषाण काल के औजार क्या होते थे, तो पत्थर के बने हुए होते थे, है ना, पत्थर के, फिर लकड़ी के भी बने हुए होते थे। जानवरों से लड़ना है, कैसे लड़िएगा, ठीक है। और क्या मिला है, तो ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग में से मिला है बौद्ध मठ के अवशेष। यहां से क्या मिला है, बौद्ध मठ। अब बौद्ध, कई बुक ये लिखते हैं कि बौद्ध लोग यहाँ थे नहीं, बिल्कुल प्रमाण तो मिलता है। उसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, सिंहभूम के बेनू सागर से, यहां पे मैं लिख देता हूं, सिंहभूम के बेनू सागर से जैन धर्म की मूर्तियां मिली हैं, जैन मूर्तियां। और एक चीज और बता दूं आपको, जैन मूर्तियां वहां से भी मिली है, पलामू के
हनुमानगढ़ गांव से, सतबरवा में है आपका पलामू का हनुमानगढ़ गांव, वहाँ पे से भी जैन मूर्तियाँ मिली। यही नहीं, आप पार्श्वनाथ देखिए, वहाँ पे पारसनाथ, वहाँ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आए थे और समाधि लिए थे, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका हो गया पुरातात्विक स्रोत। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत के आधार पे झारखंड में बहुत सारी चीज़ों को, ये जब मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ों को छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आते हैं हम नामाकरण। अब देखिए झारखंड का नामाकरण कैसे होता है। तो झारखंड में दो चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहला तो ये कि झारखंड क्षेत्र मतलब हुआ एरिया। जैसे मैं बोलता हूँ ये बोर्ड एक एरिया है, लेकिन पर्सनली अगर मैं एक नाम लूँ, जैसे मैं इस वर्ड का नाम लेता हूँ पशु भूमि, एक नाम है केवल, तो एक नाम है ये। तो झारखंड क्षेत्र अलग है और झारखंड शब्द अलग है, दोनों दो चीज है। तो झारखंड क्षेत्र यानी एरिया का सर्वप्रथम उल्लेख पुंड्र नाम से ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। साहित्यिक उल्लेख है, ये साहित्य है। ये ऐतरेय ब्राह्मण क्या है? एक साहित्य है, ठीक है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में पशु भूमि और पुंडरीक देश के नाम से झारखंड को जाना गया, ठीक है। पुंडरीक और पशु भूमि, ये सब रट लीजिएगा, 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखे हैं। झारखंड शब्द का देखिए वर्ड, ये वर्ड है, वर्ड मैं यहां पर लिख देता हूं, वर्ड का प्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में, तांबे के पत्ते में इसका मिलता है उल्लेख कि झारखंड नाम का कोई चीज या कोई जगह था। मुगल काल में झारखंड को खोखरा, कुकरा या कुकरा, तीनों नाम याद रखिए। मुगल काल में खोखरा, कुकरा एक ही चीज है, ठीक है ना, ये कहा गया। अब देखिए झारखंड के जो प्राचीन राजवंश है, अभी मैंने दिखाया था स्लाइड में तीसरा पार्ट, झारखंड के प्राचीन राजवंश। अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तो पहला है मुंडा राज, दूसरा है नागवंशी, तीसरा रक्सैल, फिर चेरो खरवार, फिर है सिंह वंश, है ना। अब देखिए यहाँ पे मुंडा राज। अब ध्यान दीजिएगा मुंडा राज यहाँ पे क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। मुंडा राज में देखिए झारखंड राज्य का सबसे पहले निर्माण का काम मुंडाओं ने किया था। यहाँ पे एक मुंडा थे जिनका नाम था रीसा मुंडा, या उन्हीं को बोलते हैं हम रीता मुंडा। राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा था। रीसा मुंडा ने नाम क्या रखा था? तो सुतिया नागखंड। इस क्षेत्र का मतलब झारखंड क्षेत्र का नाम क्या था? सुतिया नागखंड। किसने रखा था? तो रीसा मुंडा ने। ये मुंडा राज से संबंधित थे, ठीक है। तो झारखंड राज्य का निर्माण का सबसे पहला अगर पूछा जाए कि किसने किया है, तो आप क्या बोलेंगे? मुंडाओं ने किया है। और आपको एक चीज और बता दूं, 1939 में मतलब 1939 में एक व्यक्ति थे हॉकी के कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा, उन्होंने ही सबसे पहला मतलब झारखंड निर्माण के लिए बात रखी थी, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। अब दूसरा आता है नागवंशी राज। अब नागवंशी राज की स्थापना प्रथम शताब्दी में फनी मुकुट राय ने किया था। कौन किया था? फनी मुकुट राय। देखिए नाग का होता है फन, नाग का क्या होता है? फन। तो फनी मुकुट, फन पर मुकुट है तो उसी को नागवंशी। तो फनी मुकुट राय ने किया था। फनी मुकुट राय ने किसका स्थापना किया था? नागवंशी। और फनी मुकुट राय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नागवंशी मतलब वंश से संबंधित है। इनको हम नागवंश का आदि पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागवंशी वंश का आदि पुरुष भी कहते हैं। आदि पुरुष मतलब क्या होता है? आदि मतलब मैंने भी पहले बताया था, आदि मतलब होता है पहला। तो पहला पुरुष माना जाता है इनको। आदि मतलब सबसे आरंभ, ठीक है। अब ये एक्चुअली थे कौन? फनी मुकुट राय कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे वाराणसी की रहने वाली एक ब्राह्मण कन्या के पुत्र थे, ठीक है। सुतियांबे, यहाँ पे जगह सुतियांबे के मदरा मुंडा और भी कुछ लोग थे, उन्होंने इनको प्रोत्साहित करके यहाँ का नागवंशी वंश का राजा बना दिया था, ठीक है ना। फनी मुकुट राय ने, अब ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुतियांबे में, यहाँ पे सुतियांबे में फनी मुकुट राय ने सुतियांबे में देखिए एक चीज बनवाया था। सुतियांबे में अपनी राजधानी बनाई, ठीक है ना। अपनी क्या बनाई थी? राजधानी। सुतियांबे में अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें अगर मैं बोलूं, इसमें टोटल में तो दो वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका नागवंशी वंश और दूसरा है चेरो वंश। चेरो वंश बहुत टाइम तक फाइट भी किया है, ठीक है ना। पलामू में चेरो वंश मुख्य रूप से थे। चलिए, तो सुतियांबे में इन्होंने राजधानी बनाई और सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर भी बनवाया था। क्या बनवाया था? यहाँ पे एक सूर्य मंदिर भी बनवाया था। किसने बनवाया था? फनी मुकुट राय ने। यह भी याद रखिएगा। अब नागवंशी राजा प्रताप राय, बाद में एक राजा है प्रताप राय, उन्होंने क्या किया था? प्रताप राय, इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके, जैसे सुतियांबे मतलब ये नागवंशी जो वंश के राजा थे फनी मुकुट राय, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ लाई थी? सुतियांबे। लेकिन इन्होंने बदलकर, नागवंशी वंश के चौथे शासक थे प्रताप राय, इन्होंने राजधानी बदलकर यहाँ से मतलब सुतियांबे कन्वर्ट करके चुटिया ले आए थे।
चुटिया ले आए थे, चुटिया, ठीक है ना। तो ये बातें आप याद रखिएगा, कहाँ ले आए थे, चुटिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आता है तीसरा वंश। ये दो वंश हो गए आपके, तीसरा वंश पे आते हैं हम, रक्सैल वंश। रक्सैल एक्चुअली थे कौन, बता देते हैं। रक्सैल मतलब यहां पे लिख देता हूं मैं, एक्चुअली ये थे राजपूत। कौन थे, एक्चुअली थे ये राजपूत। और ये आए कहां से थे, तो ये रोहतासगढ़ होते हुए झारखंड आए थे, और पलामू में, मतलब अगर हम बोले रोहतासगढ़ होते हुए पलामू आए, और पलामू से लेकर मतलब सुरगुजा छत्तीसगढ़ तक जाके फैल गए। कौन, रक्सैल। अब आते हैं हम तीसरा, चौथा चेरो खरवार पर। देखिए ध्यान दीजिएगा, चेरो खरवार रक्सैलों को हटाने का काम, मतलब रक्सैल जो यहाँ पे आके धाक जमाए हुए थे, इनको हटाने का काम चेरो खरवार लोग करता है। इनको हटा के और अपदस्थ करके फिर ये गद्दी पर बैठते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, दो चीज मैंने बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। एक तो आपका खरवार, खरवार में कौन शासक था, और एक चेरो में कौन शासक था। ये दोनों दो चीजें हैं, दो चीज याद रखिएगा। सबसे प्रसिद्ध शासक खरवार का प्रताप धवल थे। कौन थे, प्रताप धवल, प्रताप धवल, ये थे सबसे फेमस। और अगर चेरो में बात किया जाए, सबसे प्रतापी राजा जो थे वो थे आपके मेदिनी राय। लेकिन मेदिनी राय आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, मेदिनी राय भी आगे मिलेंगे। मेदिनी राय का काल यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ तो छोटे छोटे चेरो काफ़ी रहते हैं। बाद में मेदिनी राय का काल आप आगे आने वाले मतलब आने वाले टाइम में देखिएगा। अभी तो यहाँ मैं प्राचीन बता रहा हूँ। चलिए अगला आते हैं हम, सिंह वंश, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मेदिनी राय बहुत ही प्रतापी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शासक थे। इनके काल को चेरो शासन का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, इन्हें न्यासी राजा भी कहा जाता है। अब आते हैं हम सिंह वंश। सिंह वंश एक्चुअली था कहाँ, तो सिंहभूम में। सिंहभूम में एक वंश रहता था जिसका नाम था सिंह वंश। और सिंहभूम अगर हम बोल रहे हैं तो एक जगह है यहाँ पे पोराहाट। अब ये पोराहाट जब सिंहभूम खोलिएगा तो सिंहभूम तो पूरा सिंहभूम था, पश्चिमी पूर्वी, है ना। तो यहाँ पे हम पश्चिमी सिंहभूम दिखाएंगे। वो पोराहाट वाला जगह कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम पे है। तो ये आपको कभी मैपिंग कराएंगे जब जियोग्राफी में, तो वो दिखा देंगे। तो यहाँ सिंह वंश के जो सिंह वंश जो था वो सिंहभूम में था। और सिंहभूम में कौन सा जगह, तो पोराहाट। अब यहाँ पे सिंह राजा की भूमि को सिंहभूम कहते थे। सिंह राजा मतलब आपको बता देता हूँ, सिंहभूम में बहुत सारे सिंह भी पाए जाते थे। मैंने आपको वीडियो में, जिला वाले वीडियो में बताया भी है। अब ध्यान दीजिएगा, सिंहभूम में सिंह वंश की पहली, अब यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सिंहभूम में सिंह वंश की दो शाखाएं हुई। यहां आए और दो शाखाएं बट गए। तो सिंह वंश की पहली शाखा, फर्स्ट शाखा, और दूसरा है सिंहभूम के सिंह वंश की सेकेंड शाखा। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि सिंहभूम में एक्चुअली क्या हुआ था कि राजस्थान से आए हुए ये राठौर राजपूत थे। कौन थे, राठौर राजपूत थे, ठीक है ना। तो पहली शाखा के संस्थापक थे काशीनाथ सिंह। कौन थे, काशीनाथ सिंह। और जो दूसरी शाखा था, मतलब सिंहभूम में आके ये दो पार्ट में बट गए, ठीक है ना। जो राठौर राजपूत थे यहाँ सिंहभूम में आके दो भाग में बट गए। और दूसरे वाले जो थे वो दर्प नारायण सिंह थे। कौन थे, दर्प नारायण सिंह, ठीक है ना, दर्प नारायण सिंह। तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपको। सिंह वंश में दो, मतलब यहाँ पे जो आए राठौर राजवंश, वो दो भाग में बट गए। पहली शाखा का संस्थापक था काशीनाथ सिंह और दूसरी का दर्प नारायण सिंह। अब आते हैं रामगढ़ राज्य पे, ध्यान दीजिएगा। रामगढ़ राज्य सबसे, देखिए जितने भी मतलब क्षेत्रीय शासक थे, क्षेत्रीय राजवंश थे, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अगर रहा तो वो रहा था नागवंशी शासक। सबसे लॉन्ग टाइम तक ये टिके रहे। एक टाइम के बाद तो चेरो भी हार जाता है, मतलब चेरो भी हार जाता है, लेकिन नागवंशी जो शासक थे लॉन्ग टाइम तक रहे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रामगढ़ राज लास्ट बचता है आपका रामगढ़ राज। 1368 ईस्वी में बाघदेव सिंह ने इसकी स्थापना की थी रामगढ़ राज्य में। 1368 में कौन किया था, बाघदेव सिंह। रामगढ़ राज्य का संस्थापक कौन था, तो बाघदेव सिंह। कब किया था, 1368 ईस्वी में, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद, ध्यान दीजिए, प्राचीन काल में जब कोई भी आक्रमण होता था तो इनको बचाता कौन था। जैसे उत्तर, देखिए यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, जैसे झारखंड मान लीजिए इस जगह पे है, तो उत्तर यानी इधर से, अब आपको एक चीज़ मैं इसके बाद दिखा देता हूँ। तो उत्तर से होने वाले आक्रमणों से कौन बचाता था, तो विंध्य और कैमूर की, मतलब बिहार की पहाड़ियाँ और विंध्य की पहाड़ियाँ इनको बचाती थी,
ठीक है ना। झारखंड को प्राचीन काल में हम किस नाम से जानते हैं, तो किकट प्रदेश के नाम से। देखिए यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, जैसे ये है आपका पूरा भारत का मैप। अगर आप यहाँ पे देखिएगा इस जगह से इस जगह कुछ इस तरह से, तो ये तो पूरा जलीय प्रदेश है भाई, इधर से कोई अटैक जल्दी करेगा नहीं, है ना। अगर आपको किसी से युद्ध करना है और मान लीजिए 5-7 किलोमीटर लंबी नदी है, कोई पुल नहीं है, तो तैर के जाइएगा लड़ने, नहीं ना। तो वही बात थी, ये आक्रमण इधर 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 तक, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी यहाँ तक है। उसके बाद इधर ऊपर पूरा ये चाइना का पूरा पार्ट है, चाइना का पार्ट है, प्लस यहाँ पे इस तरह से हिमालय पर्वतमाला है। तो हिमालय पर्वतमाला यहाँ तक है पूरा। तो ना तो आप यहाँ से यहाँ 8,848, इसकी औसत ऊंचाई है मान लीजिए 6,000 मीटर। 6,000 मीटर ऊपर चढ़ के तो लड़िएगा नहीं, पता चला कि उधर ही लुढ़क गए, है ना। लड़ाई कहाँ करेंगे, उधर ही निपट गए। तो ये यहाँ तो कर नहीं सकते थे आप। और बचा कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया किससे लगता है भाई, यहाँ तक अरब सागर है मान लीजिए ऐसे, ठीक है ना। अब ये वाला एरिया खैबर और बोलन दर्रा होता था यहाँ पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान पार्ट पे। तो यहाँ से जब बाहरी विदेशी आक्रमणकारी आते थे तो घुसते थे भारत में। अब यहाँ कितना दूर है, मगध बिहार। अब मगध साम्राज्य का ही तो सब सारा पार्ट कौन था, देखिए उस समय बाहर के जो लोग आते थे, खासकर मैं अंग्रेज की बात करूँ अगर, तो वो व्यापार करने आए थे, लड़ाई करने नहीं आए थे। लड़ाई करने आते तो तुरंत करते। 350 साल कितना 1600 में आए थे ना, तो पहला युद्ध हुआ था भारतीयों से उनका 1757 में। 150 साल तक घास नहीं चल रहे थे वो। अगर लड़ाई करना होता तो कब का कर चुके होते, ठीक है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आक्रमण से पहाड़ियां इनको बचाती थी। और यहाँ झारखंड में जितने भी क्षेत्रीय शासक हुए उनका सबसे बढ़िया साथ दिया जंगल। ये जब भी झगड़ा झंझट करते थे जंगल में जाकर छुप जाते थे, और जंगल इनका सब जाना पहचाना हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं आगे। अब देखिए मौर्य और हर्ष के काल में ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र लिखा कौन है। अब एक चीज ध्यान देते रहिएगा, अर्थशास्त्र लिखा कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं, यहां लिख देता हूं मैं, कौटिल्य उर्फ चाणक्य उर्फ विष्णुगुप्त। एक ही नाम है, कौटिल्य उर्फ चाणक्य उर्फ विष्णुगुप्त। हाई स्कूल टीचर में एक बार पूछा गया था कि कौटिल्य का नहीं, इनका मतलब चाणक्य का नाम क्या था। नहीं ऐसा दिया था कि चाणक्य उर्फ कौटिल्य का और क्या नाम था, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। तो विष्णुगुप्त, ठीक है, 3 नाम थे इनके, ठीक है ना। कौटिल्य मतलब कुटिल बुद्धि में, बहुत तेज बुद्धि के थे ये, ठीक है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। ये इकोनॉमिक्स नहीं है, राजनीति से संबंधित है, बहुत फेमस बुक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। में झारखंड को इन्होंने कुकुट देश कहा है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मौर्य काल में, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य काल का संस्थापक, मतलब मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, तो बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता था। क्या था, पोता। अशोक था पोता। एक चीज और याद रखिएगा, जिंदगी में बहुत ज्यादा जब तकलीफ आएगी तो उसके बाद वाला टाइम आपका बहुत अच्छा आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिएगा, एक राजा के सेंस में बताता हूं मैंने, मतलब कि अगर राजा बहुत शक्तिशाली है तो उसका बेटा यानी आने वाला जो वंशज होगा वो बहुत शक्तिशाली नहीं होगा, लेकिन उसका पोता, ये कंडीशन अप्लाई होता है बहुत जगह। अगर राजा बहुत शक्तिशाली है और अगर उसका बेटा शक्तिशाली नहीं निकला तो उसका सेनापति या तो हथिया लेगा, या अगर उसका बेटा रहा तो उसका पोता बहुत शक्तिशाली निकलता है। यहाँ पे देखिए बिंदुसार में बहुत ज़्यादा उतना दम नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस प्रकार यहाँ पे घनानंद को मारकर मगध साम्राज्य की गद्दी पे बैठा था, उसके बाद बिंदुसार का कोई उतना इंपॉर्टेंट रोल रहा नहीं, उसके बाद अशोक बैठते हैं। तो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य में ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य में होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे 13वें शिलालेख, अशोक का टोटल शिलालेख कितना, शिला मतलब पत्थर, लेख पत्थरे पर लिख दिया, अशोक पत्थरे पर लिख देता था। तो अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र को 8वीं कहा गया है, यानी अशोक और मौर्य काल में झारखंड का उल्लेख देखने को मिला। अब यहाँ पे अशोक देखिए, अशोक बहुत ही मतलब क्या बोले, 99 भाई का मर्डर कर दिया था। ये एक्चुअली 298 BC में इसकी मृत्यु होती है। किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाके अपना सलेखना विधि से जैन धर्म को अपना के त्याग दिए थे, मतलब प्राण त्याग दिए थे। और 200 एक सेकंड,
ये जब अशोक जब गद्दी पर बैठा था ना, तो वहाँ पे 4 साल 273, 9 4 13, ठीक है, हाँ 273। देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, 273 BC में इसको मतलब बिंदुसार से हथियाता है अपना अशोक। अशोक 4 साल तक मतलब 269 BC में इसका एक्चुअली स्टार्ट होता है, 269 से 232 BC तक। BC मतलब ईसा पूर्व, ठीक है ना। 4 साल तक भाइयों से ये लड़ाई करता रहा, क्या कि हम अकेले राजा बनेंगे। इसके टोटल एक्चुअली बिंदुसार के टोटल भाई, टोटल बेटा था 101। एक तो अशोक था, अशोक का एक बड़ा भाई का नाम था सुसीम, मेरे ख्याल से सुसीम। बड़ा भाई को छोड़ के मैंने एक वो और एक 2 बच गया, बाकी 99 को मार दिया। तो मारने का काम ध्यान दीजिएगा, क्यों मारता था, क्योंकि हम अगर स्वतंत्र रहेंगे तो स्वतंत्र बनेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, बाद में इसको बौद्ध धर्म ग्रहण करके हृदय परिवर्तन हुआ इसका, और हृदय परिवर्तन हुआ बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद। जब इसका हृदय परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन का उल्लेख आपका 13वें शिलालेख में ही मिलता है। तब इसने क्या किया, एक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक थे, उपगुप्त से दीक्षा लिया इसने और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। बौद्ध धर्म को इंटरनेशनल धर्म अशोक ने बनाया था। अशोक इतना अच्छा शासक था, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, भारत का मतलब कैसे बोलते हैं, राष्ट्रीय सम्राट। भारत का राष्ट्रीय सम्राट है ये। कितना बदमाश था, मतलब लड़ाई झगड़े में ऐसा नहीं, और कितना सारा कुछ होती। जैसे अभी आज के टाइम में अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कल सारा छोड़ छाड़ के आप सन्यासी तो नहीं बनेंगे। इतना त्यागी आदमी था ये। तो अशोक फिर बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है और फिर ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खूब जम के कराता है। झारखंड में देखिए बौद्ध की 3 मूर्तियां मिली हैं, ये आपको याद कर लेना है। गुमला के कुटका गांव से मिला है, धनबाद के ईचागढ़ से और रांची के जोन्हा जलप्रपात। यहाँ 3 जगहों से, मुख्य रूप से गांव से, हनुमान गांव से जैनियों के पूजा स्थल मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब जैन यहाँ पे आते हैं। जैनी देखिए, जैनी का एक और स्थल बताते हैं आपको, पारसनाथ। पारसनाथ कहाँ है पे, तो गिरिडीह में। पारसनाथ कहाँ है, गिरिडीह। गिरिडीह जिला में इसरी के निकट पारसनाथ पहाड़ी है। यहाँ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आए थे। तो इस काल में भी यहाँ पे मतलब इनका थोड़ा प्रभाव रहा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो कनिष्क। कौन था, कुषाण वंश, इसका सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। अब कनिष्क के समय यहाँ पे सिक्के मिलते हैं रांची से और सिंहभूम से। रांची मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इनका कुछ ना कुछ तो प्रभाव रहा होगा, ठीक है ना। गुप्त शासक जिसको बोलते हैं हम, गुप्त शासक एक है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज बहुत इंपॉर्टेंट। भारत का नेपोलियन। दक्षिण भारत में 12 राजाओं को धूल चटाया था इसने। दक्षिण भारत में जल्दी आक्रमण करने का हिम्मत किसी को नहीं होता था, और इसने अकेले, सोचिए, मतलब बड़ी सेना लेकर। नेपोलियन कौन था, पहले एक थोड़ा सा आपको प्रेरित करने के लिए मैं बताते चलूँ। नेपोलियन बोनापार्ट मेरे ही जैसा पतला दुबला था, हालांकि मैं तो ठीक ठाक भी हूँ, वो और पतला दुबला। नेपोलियन बोनापार्ट, एक बार की बात है, आल्पस पहाड़ी थी, ये कुछ इस प्रकार की आल्पस पर्वतमाला थी। तो इसके उस साइड, इस साइड एक गांव था जहाँ पे इसको जाना था और जीतना था उस क्षेत्र को, वहाँ के राजा को जीतना था लड़ाई करके। तो ये सैनिक लेकर आगे बढ़ा। तो एक कहानी मैं सुनाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ जंगल था, क्योंकि पहाड़ी है तो जंगल होगा, बहुत जंगल था। तो यहाँ पे एक बुढ़िया लकड़ी चुन रही थी, बुढ़िया एक लकड़ी चुन रही थी। तो उसने नेपोलियन बोनापार्ट को रोका, बोला कहाँ जा रहे हो। तो नेपोलियन बोनापार्ट बोलता है कि मैं तो उस पहाड़ी की उस ओर जाऊँगा और ये आल्पस पर्वत को ऊपर क्रॉस करके फिर वहाँ पे ऐसा जीतना है। तो बुढ़िया लगी हंसने, बोली बेटा तुमसे बड़े बड़े सूरमा भोपालिया है, मुंह की खा के गिर पड़े। तो नेपोलियन बोनापार्ट बोलता है कि ऐसा है कि आप मेरे ये गले का मोती वाला हार ले लो, अगर मैं वापस लौट आया तो ये दे देना, नहीं लौट पाया तो तुम यहाँ से कल लकड़ी चुनने मत आना, ये तुम्हारी पूरी लाइफ का, ये बेचोगे ना, पूरी लाइफ बैठ के खाओगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि सैनिकों दुगने हौसले। इसके कुछ दूर बाद ही आल्पस था, तुरंत नहीं था, मतलब एक जंगल पड़ा, जंगल के काफ़ी दूर बाद। बोला सैनिकों, अब सैनिक को तो पता चल चुका है कि बुढ़िया से ऐसे ऐसे बात हो रही है। सैनिक को पता चल गया कि आल्पस जाना है, आल्पस पर्वत की ऊंचाई बहुत है। अब वहाँ पे सैनिक लोग सीधे मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मतलब एक राजा में ये चीज़ होना चाहिए, सेनापति में ये गुण होना चाहिए। तो उसने ये बोला कि किसने कहा कि आल्पस पार करना है, अरे आल्पस तक चलना है,
कुछ छोटी मोटी पहाड़ियाँ आएंगी, उसको पार करना है, आलपस पार नहीं करना है, आलपस तक तुम लोग चलो, बाकी मैं पार कर लूँगा। ये सैनिकों में इतनी उत्साह भर देता है कि दुगनी शक्ति के साथ आलपस पर्वत को क्रॉस कर लेते हैं। और जब क्रॉस करने के बाद सारा मैदानी इलाका दिखता है तो सैनिक पूछते हैं कि महाराज आलपस पर्वत किधर था? अरे यार, तो वो तो क्रॉस कर चुके हो कब का। तो जेपीएससी कुछ भी नहीं है, ठान लीजिए, काम करिए, सब कुछ हो जाएगा। तो ये कहानी थी। अब समुद्रगुप्त क्या था? इसी को बोलते हैं भारत का नेपोलियन। बहुत बड़ा योद्धा था वो, नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये भी समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त झारखंड में क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। गुप्त शासक था, इसने झारखंड पर शासन किया था। एक चीज और बताते हैं आपको, समुद्रगुप्त देखिए, जब गुप्त वंश पढ़िएगा तो उसमें आपका आएगा चंद्रगुप्त। वैसे इसका संस्थापक हैं श्रीगुप्त, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसे करके आएंगे। तो समुद्रगुप्त जो था यहाँ पे शासन किया था। और यहीं पे एक गौड़ शासक शशांक था। गौड़ शासक शशांक थोड़ा बदमाश था, गौड़ शासक शशांक थोड़े बदमाश था, वो भी यहाँ पे। तो समुद्रगुप्त का कुछ टाइम तक यहाँ पे झारखंड पे शासन भी रहा था और गौड़ शासक शशांक भी लंबे समय तक राज किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मौर्य काल और हर्ष काल में झारखंड पर कुछ कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ सल्तनत काल। अब सल्तनत काल यानी दिल्ली सल्तनत कब से कब स्टार्ट होता है? तो 1206 से 1526 ईस्वी तक। ये हम ईस्वी में आ गए। अब ध्यान दीजिएगा, पहला तो ये कि झारखंड पर अधिकार का असफल प्रयास किया गया। इल्तुतमिश और बलबन, देखिए गुलाम वंश, इसमें 5 वंश हैं। 5 वंश ट्रिक से याद कीजिएगा, तो आपको ट्रिक लिख देता हूं। गुलखिला, तुस्सी, लोदी, बस ये आप याद रख लीजिएगा तो 5 वंश क्रमानुसार याद होंगे। गुल मतलब गुलाम वंश, खिल मतलब खिलजी वंश, तुस्सी मतलब तुगलक वंश, अब यहाँ पे लिखूं नहीं, तुगलक वंश, और लोदी मतलब लोदी वंश। सॉरी 5 था ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, और तुस मतलब तुगलक वंश, और सी माने सैयद वंश। ठीक है, और लोदी मतलब लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक बहलोल लोदी, नहीं लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अब झारखंड पर अधिकार का सफल प्रयास। देखिए गुलाम वंश का जो गुलाम वंश, पहले तो ये समझ लीजिए, एक्चुअली हुआ क्या था ना कि पहले के टाइम में मतलब जो 1191-1192 में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ। उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, और चंदावर अंदौर का युद्ध होने के बाद यहाँ पे फिर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना की थी। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़, 1191 में और 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था, प्रथम और द्वितीय। तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तो थे पृथ्वीराज चौहान और दूसरा था मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी का ही गुलाम या दामाद कहिए, अरे दामाद को पकड़ लिए और मतलब बना दिए उसी को कि चलो भाई गुलामी करो, दामाद मेरे घर में रहो। तो गुलाम वंश का संस्थापक कैसे बना बताते हैं। 1191-92 में जब यहाँ पे मोहम्मद गौरी आक्रमण करने आता है, वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं कोऑर्डिनेट करके पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से रहे। ठीक है ना, सारा चीज़ लेके मैं चल रहा हूँ। तो 1191 में जब आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी, तो वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान आसपास के लोगों को, आसपास के राजाओं को इकट्ठा करते हैं कि देखिए बाहरी आक्रमणकारी आ रहा है, मुस्लिम शासक, उससे निपटना है। तो सारे क्षेत्रीय शासक एक साथ हो गए और जम के दम तक पीटे किसको? मोहम्मद गौरी की सेना को। अब पिटाए, अब मोहम्मद गौरी और उसका दामाद कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दमदमा को साथ लेके आता था कि कुछ बचाया उचाएगा। तो कुतुबुद्दीन सही किया, उस दिन था, नहीं तो फिर पता चला कि उधर ही निपटा देता। तो जब युद्ध हुआ, बुरी तरह जब पिटा गए मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी को मारिए देता उस दिन। लेकिन दामाद देखा कि अब ससुर पिटाने वाले हैं, तो ससुर को घोड़ा पे लादा और कुतुबुद्दीन लेके भाग गया। कोई इतिहासकार या कोई भी ये नहीं जानता था कि एक साल में डबल पावर के साथ फिर मोहम्मद गौरी आक्रमण करने आएगा। और अगली बार आता है तो भेड़िया गडेरिया वाला कहानी आपने सुना होगा। तो यहाँ पे ये पृथ्वीराज चौहान क्षेत्रीय शासकों को बोलते अरे मोहम्मद गौरी को पिछला बार कितना पीटा, आप अकेले निपट लीजिए। इस बार सारे क्षेत्रीय शासक ढील ढाल दिए, नहीं आए, और मोहम्मद गौरी इस बार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाता है और आंख दोनों फोड़ देता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आता है शब्दवेदी बाण, मतलब शब्द के आधार पे। तो उसी में लिखा गया है, चंद्रबरदाई उसी का लेखक था, या लेखक ही और मित्र भी कहिए, मित्र भी थे और लेखक भी थे, बहुत अच्छे, और मतलब पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। तो उसी में कहता है, फिर जब ये बंदी बना के जेल में डालता है मोहम्मद गौरी
पृथ्वीराज चौहान को आंखें फोड़ के। तो बोलता है, एक दिन मीटिंग होता है इन लोग दोनों का, तो बोलता भी है वहाँ पे कि मैं, पृथ्वीराज चौहान को बोलता है कि मैं देखिए उनको बुलवाऊंगा मोहम्मद गौरी को, और आप फिर तीर चलाएगा। 4 बांस 24, कैसे तो है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट पर बाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज चौहान देता है, मोहम्मद गौरी ढड़क जाता है। इसके बाद फिर उसका कहानी खत्म हो जाता है। फिर यह गुलाम वंश का संस्थापक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम इल्तुतमिश था। अब इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश एक तो ये हो गया। और बलबन बहुत इंपॉर्टेंट, याद भी रखिएगा। बलबन माने बल था इसके पास। इसने तुर्क ए चहलगानी लगाई थी, इसने खत्म कर दिया। बोला कुछ नहीं, रक्त और लौ की नीति लगा देता हूं मैं। रक्त लौ की नीति में कोई कुछ नहीं, कठोर से कठोर सजा। खैर, इनके द्वारा विफल प्रयास किया गया था। नागवंशी शासक बहुत ही मजबूत हरिकर्ण बोला ना भागो इधर से, दोनों को भगा दिया। ठीक है, यहां पे तो फेल हो गए। फिर बाद में सफलता कब मिली? अलाउद्दीन खिलजी वंश के हैं ये शासक। इसका सेनापति थे छज्जू मलिक ने 1310 में छोटा नागपुर को जीता, और यहां से थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब हिस्ट्री पढ़िएगा कभी तो मैं इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। हजारीबाग के सतगावा को जीतकर बंगाल को राजधानी बनाई, मतलब बंगाल की राजधानी किसको बना दिया? सतगावा को। और इस समय बंगाल का जो शासक था शमसुद्दीन, ये हार जाते हैं बेचारे। फिरोज शाह तुगलक बहुत बड़ी सेना थी तुगलकों के पास, है ना। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय नागवंशी शासक यहाँ पे कौन था? शिवदास कर्ण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि गुमला जिले के घाघरा में इन्होंने 1410 ईस्वी में हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराया। हापा मुनि मंदिर फेमस है विष्णु भगवान के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि भगवान विष्णु की मूर्ति इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करा के स्थापित कराई थी। किसने? तब शिवदास कर्ण ने। हापा मुनि मंदिर कहाँ है? तो गुमला के घाघरा में। बहुत बार क्वेश्चन ये जेपीएससी जेएसएससी में मैंने देखा, हालांकि तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हो गए। देखिए आप, झारखंड की हल्दी घाटी, कई बार ये आपको विविध में मिलेगा। कोराम्बे, क्यों है कोराम्बे झारखंड की हल्दी घाटी? तो देखिए, प्रताप कर्ण के बाद नागवंशी शासक छत्रकर्ण बना। नागवंशी शासक कौन बनता है? प्रताप कर्ण के बाद छत्रकर्ण बना। अब ध्यान दीजिएगा, कोराम्बे में रक्सैलो यानी राजपूतों और नागवंशियों के बीच जम के मारपीट हुआ। इसलिए बोलते हैं कोराम्बे को बोलते हैं झारखंड की हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर। लेकिन कब हुआ था? 18 जून 1576। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। अब देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में भी जान दीजिए। हल्दी घाटी किसके बीच? तो अकबर और किसके बीच? महाराणा प्रताप। चलिए, वेरी गुड, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, ये याद रखिएगा। नेतृत्वकर्ता कौन था? अकबर खुद थोड़े लड़ रहा था, इसमें मानसिंह थे। महाराणा प्रताप बेचारे हार गए, है ना। तो ये था 18 जून 1576 हल्दी घाटी। तो कोराम्बे को झारखंड की हल्दी घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे नागवंशियों और रक्सैलो यानी राजपूतों के बीच जम के मतलब हुआ था भीषण युद्ध। संथाल परगना तथा हजारीबाग पर अधिकार करता है बहलोल लोदी। देखिए, बहलोल लोदी के शासनकाल में उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र थे। कपिलेंद्र ने यहाँ पे एक नया वंश डाला था, सूर्यवंश डाला था। और कपिलेंद्र ने इन दोनों क्षेत्र, मतलब कौन सा? संथाल परगना और हजारीबाग पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में छिटफुट आक्रमण होता है झारखंड पर, तो किसी का स्थायी प्रभुत्व नहीं रहता है। बाद में यहाँ के शासक स्वतंत्र होते चले गए। देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब मुगल काल में देखिए, मुगल काल में ये है झारखंड का स्थिति। तो मुगल काल में देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो बाबर हुमायूं का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे झारखंड में देखने को नहीं मिलता है। बाबर आया 1526 में। ध्यान दीजिए, इसको बुलाया गया था, अपने नहीं आया था। और भारत में जब भी आक्रमण हुआ था, बाहरी आक्रमण, मैक्सिमम टाइम बुलाया गया था। घर का भेदी लंका ढाए, है ना। तो यहाँ पे बाबर को बुलाया था। बुलाया क्या था? बुलाया कौन था? तो यह आपका लोदी वंश के दो जो शासक थे वो बुलाए थे, और एक और आदमी नाम है आपका राणा सांगा का मतलब इनसे चलता था थोड़ा सा, यहाँ के राजाओं से थोड़ा सा अनबन चलता था, ठीक है ना। तो इसके लिए इसको बुलाया गया बाबर। अब बाबर और इनसे चलता था, राणा सांगा का चलता था अफगानों से। प्रथम अफगानी कौन थे? तो प्रथम अफगानी था यही लोदी वंश, और द्वितीय अफगानी आपका होगा, अफगान जो वंश होगा सूर वंश होगा। सूर वंश मतलब शेरशाह सूरी वाला साम्राज्य। 2 अफगानी याद रखना है, अफगान के थे ये, ठीक है ना, अफगान।
तो बाबर को बुलाया गया। अब बाबर आया, उधर से आया, जम के मारपीट करते ये रहा था। यहाँ पे आके पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ठीक है ना, 1526 में हुआ था। 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, अप्रैल 1526। 1526 इस युद्ध में बाबर की सेना थी छोटी और इब्राहिम लोदी की सेना थी काफ़ी बड़ी, लेकिन फिर भी इब्राहिम लोदी हार जाता है क्योंकि बाबर ने यहाँ बहुत तोपों को छुपाने का उस्मानी पत्ती के तहत रूमी पत्ती जो होता है उसका यूज किया था। मतलब तोप को ऐसा छुपा कोई दिखबे नहीं करेगा। और इसने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तुलगमा युद्ध नीति मतलब देखिए, कुछ लोग इधर से आओ, कुछ लोग इधर से आओ, कुछ लोग पीछे से और कुछ सामने से। हमने चारों तरफ से तो टेकिए लिए, तो चारों तरफ से टेक के तो पीट दिया तो बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी उस युद्ध में मारे भी गए थे। खैर, बाबर 4 साल युद्ध किया। पान खो चल घर, आप याद भी कर सकते हैं, पान खो चल घर, सिंपल ट्रिक से याद कर रखिए तब आपको याद हो गया। पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी 28, घाघरा युद्ध 1529, पान खो चल घर मर जो मैंने 1530 में बाबर मर भी जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है बाबर का बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम यहाँ झारखंड पे मतलब भारत में नहीं रहा, मर गया। मरने के बाद इसका बेटा था हुमायूं। देखिए सब एक दूसरे का बेटा है, मतलब एक दूसरे का नहीं, एक इसका बेटा ये, 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 सब मतलब पूरा खानदाने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हुमायूं देखिए, हुमायूं का शासनकाल क्या रहा, 1530 से लेकर रहा 40 तक, फिर अगेन इसका 1555 से 56 तक। इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं नेनपुन नाम है उनका, कि हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा, लुढ़कते सीढ़ी से गिर के लपट लिया, मतलब मर गया। खैर, हुमायूं का भी प्रभाव झारखंड पर उस तरह नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसका कारण बताते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति था शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी था अफगानी, अब अफगान और मुगलों का पट्टा ही नहीं था, तो हुमायूं का इससे पड़ता नहीं था। हुमायूं को मार मार के जंगल में घुस जाता था, मारे जैसे नहीं होता है कि नहीं पार पा रहे तो 2 डंडा फेंके मार के घुस गए घर में, तो वैसे ही करता था, मार पीट के इधर चला गया। मुगलों से बचने के लिए अफगानी झारखंड के जंगलों में छिप जाते थे। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, एक युद्ध होता है आपका, कौन सा युद्ध होता है उसमें, छापामार युद्ध में बहुत सारे लोग, जैसे आपका मराठे बड़ी एक्सपर्ट थे। छापामार युद्ध ये होता है ना कि आपको दिखाई नहीं देगा किधर से तीर चल रहा है, किधर से गोली चल रहा है, किधर से तीर चल रहा है, किधर से पत्थर फेंक रहा है, पता ही नहीं चलेगा आपको। छापामार युद्ध ये होता है, कभी उस डाल से उस डाल निकल जाएगा। तो छापामार युद्ध में सारे मराठी बड़ी एक्सपर्ट होते थे। तो झारखंड में जंगल है। अब नक्सलवाद देखिएगा, नक्सली का मतलब नक्सली क्यों बढ़े थे झारखंड में, जंगल के कारण। जंगल जहाँ नहीं है वहाँ नक्सली का प्रभुत्व उतना नहीं रहेगा। दिन भर आए, गांव में किसी को पीटना हो पीट दिए और नक्सली झारखंड मतलब जंगल में घुस गए, तो उसी तरह ये पीट के घुस जाता था इधर। तो इन दोनों का प्रभुत्व झारखंड पर उतना देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब आता है शेरशाह सूरी, ये सूर्य वंश का संस्थापक था और ये 1540 में इसको निपट के मतलब इसको पीट पाट के भगा देता है उधर, बोलता है यमुना पार हो, यमुना पार करके उधर बोलता है कि जा उधर शादी ब्याह करना है ना। बाबर के 4 बेटे थे, तो ये अपने भाई के पास चल जाता है उधर, कामरान, अस्करी, हिंदाल उधर ही चल जाता है। और उधर कोई गुरु है, उनकी बेटी कौन थी, कैसे तो नाम है उनका, उनकी बेटी से फिर शादी करता है हुमायूं। और हुमायूं शादी करके उधर ही निपटते रहता है। फिर इधर शेरशाह का समझिए, वो कहानी दूसरा है। शेरशाह झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश मार्ग खोलने का इसका श्रेय जाता है। ये मार मार के इधर घुस जाता था। अब इनको पता चल गया कि रास्ता किधर है, मुगल इनका पीछा करते करते आ जाते थे। मुगलों से बचने के लिए चलिए तो हो गया अफगानी झारखंड के जंगल में। बंगाल पर अधिकार करते समय झारखंड के तेलियागढ़ वाले मार्ग का प्रयोग किया था कौन, शेरशाह सूरी। और बंगाल का इसको प्रवेश द्वार कहते हैं, किसको, तेलियागढ़ किला को। क्यों, क्योंकि उधर ही से गया था। 1538 में झारखंड के शासक थे महारत चेरो। अब इधर झारखंड के शासक मतलब महारत चेरो हो गए। अब इधर वाले जो हो गए ख्वास खां और दरिया खां, ये थे आपके अफगानी। ये दोनों मिल के जम के लड़ाई करता है और लड़ाई करने में फिर ये बेचारे फिर इधर निपट जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला है 1538 में शेर खां ने रोहतास को भी जीत लिया। शेर खां ने फिर बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है, चौसा। और फिर 1540 में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होगा। इस सब में हुमायूं बेचारा हार जाता है। वो हार के बाद यमुना पकड़ के सीधे भाग जाता है उधर। तो प्रभुत्व किसका फिर हो गया, मतलब दिल्ली सल्तनत पर, मतलब दिल्ली की गद्दी पर किसका प्रभुत्व होता है, सूर्यवंश का। फिर सूर्यवंश 1540 से 1555 तक काम करेगी। हालांकि 1540 से 45 जाते जाते बेचारे का इसका निपट जाता है। ये क्या नाम है इसका, शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी को बोलता है शेर खां। शेर खां क्यों बोला जाता है बता देता हूं।
एक बार क्या है, एक बार की बात है ना, ये घर से भाग के चला गया बिहार में बहार खां लोहानी के यहाँ। एक बहार खां लोहानी राजा थे, उनके यहाँ ये काम करने लगा, बोला कि हम यहीं रहेंगे, अब यहीं काम करेंगे। एक दिन वो जंगल में, भाई राजा हैं, जंगल में चले जाते थे शिकार करने, तो इसको भी ले गए शेरशाह सूरी को। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद बाबू। ये तो फरीद बाबू गए और बहार खां लोहानी के पास। तो बहार खां लोहानी बोले फरीद चलो आज हम लोग चलते हैं जंगल। जंगल के उधर से एक शेर आ रहा था, एक के तलवार में शेरवा को मार देता है। उसी समय बहार खां लोहानी बोलता है तू तो शेर खां है यार, इसीलिए इसका नाम शेर खां पड़ता है। खैर 1539 में चौसा युद्ध मुगलों को हराता है। ये कौन हराता है? तो शेरशाह सूरी। मुगलों को मतलब हुमायूं को पटक पटक के पीटता है, हुमायूं को भगा देता है। चलिए खैर, रोहतास मतलब बिहार वाला पार्ट और बीरभूम शेर खां जीत लेता है और 35 वर्षों तक राजमहल अफगान के कब्जों में रहता है। यहाँ देखिए मुगल काल में जो है ना, झारखंड पर बहुत लोग मतलब जुल्म करता है, कहने का मतलब कि पकड़ लेता है मुगल काल में। और सल्तनत काल में क्या था? पकड़ा छोड़ा मतलब छिटफुट आक्रमण हुआ, यहाँ पे जबरदस्त आक्रमण होता था। अब अकबर आएंगे, अकबर को बोलते हैं हम भी, अकबर को बोलते हैं महान सम्राट। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये बहुत बड़े महत्वाकांक्षी, बहुत बड़े विस्तारवादी राजा थे। अकबर किसके बेटे थे? तो हुमायूं के। देखिए मैंने बोला ना कि बाबर बहुत स्ट्रॉन्ग शासक था, बाबर का बेटा हुमायूं उतना योग्य नहीं निकल, लेकिन पोता एकदम बहुत फाइटर निकल गया। तो अकबर के शासन काल में ध्यान दीजिएगा, टकोराई, टोकरी मत पढ़िएगा, टकोराई है ये। क्या है? चलिए कलर चेंज कर दूं, एक मिनट। ये क्या है? टकोराई युद्ध। टकोराई युद्ध होता है 23 मार्च 1576 को होता है टकोराई युद्ध। मुगल सेनापति कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम को खाने खाना भी बोलते थे। देखिए मुगल अकबर के काल में 9 रत्न रहते थे, ठीक है ना। मानसिंह हो गया, ये फिर आपका बीरबल हो गया, अब्दुल रहीम खान खाना हो गया, मुल्ला दो प्याजा, बहुत सारे टोडरमल हो गए, बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे मुगल सेनापति कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। ये इसने अफगान का कौन था? एक था आपका गाजी, फिर जुनैद कररानी। ये बहुत परेशान करते थे इन लोग को। किसको? मुगलों को। तब मुगल तरफ से मुगल सेनापति जो था अब्दुल रहीम, इसने इसको पटक पटक के पीटा, मतलब जुनैद करानी को, और ये फिर जुनैद करानी हार जाता है। क्योंकि मैंने बोला है कि अफगानी और मुगलों का कभी पटता नहीं था, ठीक है। अब अकबर का विजय अभियान देखिए कैसे कैसे होता है। पहला, छोटा नागपुर का खास का नागवंश, छोटा नागपुर खास का नागवंश। यहाँ छोटा नागपुर को कोकरा, खुकरा या कुकरा कहा जाता था, कुकरा, ठीक है ना। कारण क्या था? इसके 3 महत्वपूर्ण कारण। पहला कारण था सामरिक कारण। देखिए हुमायूं के विरुद्ध जब भी अटैक किया था शेरशाह सूरी, तो झारखंड के मार्ग का प्रयोग करता था, झारखंड क्षेत्र का प्रयोग करता था। तो इसको लगा कि हम उसी चीज को एकदम निपटाइए देते हैं, तो निपटा दिया झारखंड, मतलब ये आक्रमण करने को तैयार हुआ। दूसरा था कि मैंने बोला कि साम्राज्य विस्तार करना चाहता था अकबर, और ये साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में ये राजनीतिक कारण ये था। आर्थिक कारण क्या था? यहाँ पे एक शंख नदी है, शंख नदी, उसकी बोला कि कोई बता दिया इसको कि शंख नदी में हीरे होते हैं। हीरो के लिए मतलब देखिए जो महमूद गजनवी था, जो 17 बार भारत आक्रमण किया, तो यहाँ आक्रमण लोग मतलब अगर देखा जाए, कुछ लोग रूल करने के लिए करता था, बहुत लोग लूटने के लिए करता था। उसको कोई बता दिया कि सोमनाथ मंदिर जाओ, गुजरात में उधर है, खाली सोने है उधर। अब वो इधर आया, वो अटैक करके पूरा बैलगाड़ी में लाद के सोना ले जाने लगा। अब वहाँ से कितना बैलगाड़ी से गिर रहा होगा, काश हम लोग उस समय वहाँ होते, सारा सोना निपट लिए होते, है ना, बैलगाड़ियों लूट लेते। खैर उससे मतलब नहीं है। शंख नदी में हीरे का होना, तो ये सारी कारण के चलते यहाँ अकबर अपना विजय अभियान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलामू का देखिए चेरो वंश। पलामू आक्रमण के लिए मानसिंह ने रोहतासगढ़ किला बनवाया था। मानसिंह कौन था? प्रधान सेनापति था। मानसिंह कौन था अकबर का? तो प्रधान सेनापति था। पलामू का राजा उस समय रणपत चेरो था, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब अकबर का प्रभुत्व थोड़ा थोड़ा रहा। 1592 में बंगाल विजय के बाद मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाई। देखिए 1592 में बंगाल विजय करता है, बंगाल पर विजय करने के बाद मानसिंह राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाता है और इसका नाम रखता है अकबर नगर। कौन सा रखता है? अकबर नगर, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला है सिंहभूम का सिंह वंश, ठीक है ना। पोराहाट वाला जो मैंने बताया था, पोराहाट है ये। पोराहाट में सिंह वंश के राजा थे रंजीत सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा। देखिए ध्यान दीजिएगा, रंजीत सिंह। लेकिन क्या है ना कि आईने अकबरी, जिसके लेखक है अबुल फजल, आईने अकबरी के लेखक, देखिए मैं जो बताया जा रहा हूं वो नोट भी करते रहिएगा। अबुल फजल बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। इसके अनुसार ये बोला गया कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं रंजीत सिंह, और मुगलों की सेना मतलब मुगल की सेना में कौन था? ये मानसिंह के सेना में शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना।
चलिए अब जहांगीर के काल में आते हैं। तो जहांगीर के काल में नागवंशी राजा था दुर्जनशाल। दुर्जनशाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, हीरो का पारखी, हीरा को देख के ही पकड़ लेता था कि हीरा है कि चांदी है कि सोना है। ठीक है, चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे अभी आएगा वो जो था, क्या नाम था उसका, हीरो का पारखी दुर्जनशाल। देखिए अभी आएगा आगे दुर्जनशाल। अब पलामू में चेरो वंश, पलामू में जान रहे हैं कि चेरो वंश काफी दिन तक रही। 1612 में पलामू का चेरो शासक शाहबल राय बना। इस शाहबल मैंने शाहबल, बहुत ज्यादा बल था इसमें। अब बल वाला आदमी को कहां लगाएगा, शेर के पास भिड़ा दीजिए। तो शाहबल राय, शाहबल, शाह मैंने मजबूती, बल, बल के लिए बहुत मजबूती था इसके अंदर। तो शाहबल ने मुगल ए आजम, मुगल ए आजम किसको बोलते थे, जीटी रोड को। ध्यान दीजिएगा, जीटी रोड का पहले नाम क्या था, ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया था शेरशाह सूरी ने। सोचिए वो अफगानी था, तो इसको फिर मुगल आजम, बाद में सब आया ना, उसको मार पीट के भगा दिए मुगल लोग, अब वो अपने नाम पे ये हथिया लिए, तब मुगल आजम बन गया। और इसका बाद में जब नाम हुआ जीटी रोड। ठीक है, इसका भी एक कहानी अलग है। से बंगाल की ओर जाने वाले मुगलों को लूट लेता था। कैसे लूटता था, लूट के और जंगल में घुस गया। कौन, शाहबल राय, मजबूत था भी, मुगल को पकड़ता, दो फट देता, लूट के जंगल में घुस जाता था। ये बड़ा करता था। अब इसको देख के जहांगीर बोला कि ये तो बड़ा अन्याय कर रहा है, ये मुगलों के साथ तो एकदम लूटपाट कर रहा है, पकड़ो इसको, दिल्ली लाओ, पकड़ के दिल्ली लाओ। तो 1613 में बेचारा पकड़ा गया। अब पकड़ाया तो दिल्ली लाया, और दिल्ली लाया, बोला कितना बल है देखते हैं तुम्हें। अब बाघ के पिंजरे में डाल देता है, बाघ बेचारा वहाँ इसको छोड़ने न जाए, कितना बल रहेगा, बाघ पकड़ के मार देता है, बाघ बेचारा, बाघ से मारा गया ये। ठीक है, चलिए अब शाहजहां के काल में देखिएगा। शाहजहां बहुत ही, एक तरह से देखा जाए, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं इसके काल को। ठीक है ना, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बहुत अच्छा रहा था। लेकिन इसको 4 बेटे थे। इसके 4 बेटे में एक बेटा तो बहुत बदमाश था। अब उसी के बारे में पढ़िएगा आप। एक तो था आपका मुराद, एक था शाह शुजा, और एक था आपका औरंगजेब, और एक का नाम था शाह शुजा, मुराद, औरंगजेब, और जिसको मानता था, इसका नाम बता रहे हैं अभी तुरंत आपको। ठीक है, तो पलामू का चेरो शासक कौन था उसमें, शाहजहां के काल में, दारा सिकोह। हाँ, नाम याद आ गया मेरा। देखिए हिस्ट्री है, देखिए हिस्ट्री जियोग्राफी बेवफा, दिन पढ़ो तो रात सफा। कभी कभी होता है कि दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। आप भी जब पढ़िएगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, बहुत सारा चीज़ भरा हुआ है, कभी दिमाग से उतर जाता है, याद आते रहता है। खैर कोई बात नहीं। दारा सिकोह, तो देखिए, तो दारा सिकोह ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत मानता था शाहजहां, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा योग्य था, तो इसको शाहजहां बहुत मानता था। लेकिन शाहजहां मानता इसको था, ये तीनों जलता था, खासकर ये बहुत जलता था, ये बहुत जलता था, ये तीनों दोनों भड़काते रहता था। अब भड़का के इसे युद्ध कर करके इसको फिर लड़ते रहता था। इधर इसको पकड़ के जब ये बीमार हुआ तो इसको जेल में डाल दिया। और जेल में डालना, इसका कहानी अलग है, खैर छोड़िए। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं। इसके बाद का काल, जब औरंगजेब का काल आएगा ना, तो औरंगजेब के काल के बाद फिर एकदम कहानी खराब हो जाती है मुगलों की। एक टाइम ऐसा था जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो मुगलों के बिना परमिशन एक पत्ता तक नहीं हिलता था। और एक टाइम ऐसा आया कि अंग्रेज के पेंशनधारी बन गए मुगल, मतलब अंग्रेज के कहे अनुसार चलते थे। तो समय समय की बात होती है, खैर कोई बात नहीं। तो शाहजहां के काल में यहाँ पे देखिए, पलामू का चेरो शासक था प्रताप राय। प्रताप राय कौन था, शाहबल का उत्तराधिकारी। शाहबल तो बेचारे बाघ से मारा गए, तो इनका उत्तराधिकारी प्रताप राय यहाँ पे चेरो शासक पलामू का बन जाता है। और खोखरा यानी कोकरा में नागवंशी शासक था दुर्जनशाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए औरंगजेब के काल में पलामू का, अब औरंगजेब में हम लोग आ गए, ठीक ना। खैर एक चीज़ बता देते हैं आपको, यहाँ पे शाहजहां, और यहाँ पे देखिए दुर्जनशाल जब यहाँ पे था, कहाँ पे था, हाँ जहांगीर के काल में। ध्यान दीजिएगा, जब जहांगीर के काल में दुर्जनशाल आया तो यहाँ पे क्या किया था, इसको पकड़ लिया था। ठीक है, इसको पकड़ के और फिर ये यहाँ पे रखा था जहांगीर के काल में। हाँ, इसको जब पकड़ के लाया गया, मतलब दुर्जनशाल के बारे में सब लोग जानता था कि हीरो का ये पारखी है, और हीरो का पारखी है। तो ये इसके बाद जहांगीर ने बिहार का एक सूबेदार नियुक्त किया था जिसका नाम था इब्राहिम खान। तो इसका नाम क्या था, इब्राहिम खान, ये मैं बताना भूल गया था। ये इब्राहिम खान बिहार का था ये। तो ये बिहार के शासक को नियुक्त करता है इब्राहिम खान को। और इब्राहिम खान क्या किया, दुर्जनशाल को जम के पीट के 12 साल कैद में रखा। और कैद से कैसे छूटा, जब इसको मालूम चला जहांगीर को कि जहांगीर किसका बेटा था, तो औरंगजेब का बेटा कौन था, जहांगीर। तो सॉरी अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर। तो अकबर के काल में भी, मतलब ऐसा
अकबर साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, फिर सामरिक नीति के कारण, सामरिक कारण के कारण वो यहाँ पे आक्रमण कर रहा था, और एक कारण था आर्थिक कारण, जिसमें मैंने आपको बताया कि शंख नदी में हीरे का पाया जाना। लेकिन इसका जो बेटवा था, अकबर का बेटा जहांगीर, ये जानता है बाद में जब ये दोनों लड़ लेता है, ये जम के पिटाता है, 12 साल कैद में रहता है, तो इसको मालूम चलता है जहांगीर को कि इस हीरे का पारखी है। तब इससे हीरा वो दिखाता है और बोलता है कि बताओ सही हीरा है, असली हीरा या नकली हीरा। तो बोलता है कि ठीक ठाक हीरा है, असली हीरा है। तब इसको फिर छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद कुछ पैसा लेके, मतलब जो टैक्स वैक्स होते हैं ना, तो वो टैक्स लेके, सालाना टैक्स लेके फिर इसको छोड़ दिया जाता है। इसके राज्य को फिर वापस करके फिर जहांगीर अपने काम में मस्त हो जाता है। खैर ये बताना था मुझे, चलिए ये हो गया। अब आते हैं ये लास्ट, औरंगजेब के काल में पलामू का राजा चेरो राजा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेदिनी राय थे। मेदिनी राय को हमने क्या बोला, न्यासी राजा, बहुत न्यायप्रिय राजा थे, और इनके काल को हम चेरो काल का स्वर्ण काल कहते हैं। बहुत ही अच्छा था इनका काल, बहुत ही मजबूत थे, बहुत ही हिम्मत वाले थे। 1658 से 1674 ईस्वी तक ये थे। मेदिनी राय ने दोइसा पर आक्रमण करके एक विशाल पत्थर को जीता और यहाँ पलामू किले में लगाया, जो आज नागपुर दरवाजा के नाम से फेमस है। पलामू किला दो टाइप में है, एक पुराना किला और एक नया किला। तो जब औरंगजेब को मालूम चला कि ये पलामू किला क्या है, अभेद्य है। अभेद्य मतलब जिसको कभी भेदा ही नहीं जा सके। और ये ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं जिंदा पीर हूं और अभेद्य यहाँ ये बोल रहा है। औरंगजेब को सहने नहीं हुआ। तो औरंगजेब को जब सहन नहीं हुआ तो बिहार के सूबेदार बोला कि देखिए पड़ोसी हैं आप, झारखंड बिहार पड़ोसी है, जाइए तो देखिए तो थोड़ा क्या है उसका मैटर। तो दाऊद खान एकदम पूरा सेना उना को लेके आता है, और कोकरा नागवंशी राजा भी यहाँ थे। काहे थे, इनको ही पटक पटक के दोइसा में पीटा था। दोइसा में कौन, मेदिनी राय। तो मेदिनी राय के खिलाफ भी हो गया था ये, और भी क्षेत्रीय राजाओं को दाऊद खान मिला लिया था अपने साथ। तो सेना काफ़ी बड़ी हो गई, घोड़ा हाथी सब हो गया। धीरे धीरे ये बढ़ता है। अब मेदिनी राय का जो पलामू किला है वो औरंगा के तट पर है। उसमें कई दरवाजे, एक दरवाजे तो ऐसा है कि खोले जंगल की तरफ भाग गए, उस उधर ही से भाग गए थे। तब मेदिनी राय से इनका जम के फिर दोनों का काफ़ी दिन तक मुकाबला चलता है। लेकिन मुकाबला से पहले जैसे ही मतलब होता है ना कि नज़दीक पहुंच के डेरा डाल दिए हैं, तो डेरा जैसे ही दाऊद खान लोग डाला तो यहाँ से भेजा कि औरंगजेब को एक मैसेज कि देखिए भाई ऐसे ऐसे डेरा डाले हुए हैं। तो वो कहा औरंगजेब कि देखो मेदिनी राय को सीधे बोलो कि इस्लाम धर्म कबूल है और तुम सालाना पट्टा हमको दो, फिर हम आक्रमण नहीं करेंगे और फिर तुम मतलब छोड़ देंगे। मेदिनी राय कहेगा ये कैसे होगा, इस्लाम धर्म हम कबूल कर ले, मेदिनी राय वो कबूल करेगा। मेदिनी राय बोले कि ना, शुरू से ही मुगलों के विरोधी रहे, अब बाद में यहाँ भी विरोधी रहे। जम के लड़ाई हुआ, इनका किला भेद था, ऊपर चढ़ पाना मुश्किल था, और वहाँ से लगा वो लोग गोला दागने। एक बार दाऊद खान चढ़ गया, वहाँ जो गोला दाग रहा था उसी को पकड़ लेता है, गोला जहाँ दागता था उस पर अधिकार कर लिया, और फिर वहाँ से किला को मतलब काफ़ी टाइम झगड़ा झंझट होते रहा, और मेदिनी राय अंततः एक तरह से हार गए। इनके काफ़ी ये फिर पुराने किले में चले गए, और वहाँ जो किला अभेद्य था उसमें चले गए, और वहाँ भी काफ़ी टाइम तक मतलब जम के लड़ाई किए। और जब देखे कि अब हार लेंगे तो सब जितना भी महत्वपूर्ण बहुमूल्य रत्न, हीरे वगैरह, जवाहरात वगैरह जो भी थे सब शासकों मतलब वहाँ के जनता में बांट दिए कि लीजिए आप भाग जाइए यहाँ से, क्योंकि ये लोग सब मार देगा। सारे इधर त्रस्त व्यस्त हो गए। इसके पास घोड़ा था लेकिन फिर भी मेदिनी राय को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि इसको सूचना देने वाला कोई नहीं था दाऊद खां को। और मेदिनी राय फिर इधर अपने पीछे के दरवाजे से निकले और सुरगुजा भाग के चले गए। तो इति श्री रेवाखंड टोटल कहानी आपका एक पार्ट का ख़त्म हो जाता है। अगले पार्ट में आपको इससे आगे की कहानी में सुना दूंगा। मेरा इस कहानी में अगर कोई एक वैसा वर्ड मैंने यूज किया हो जिससे आपको आहत पहुंची हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। मेरा कोई ये मनसा नहीं है किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी समुदाय के कोई भी व्यक्ति हो। मेरा काम है केवल आपको समझाना, आपके दिमाग में वो चीज़ों को डालना। मुझे किताब नहीं रटवाना है आपसे, ठीक है? आपको किताब रटवा के मुझे महान नहीं बनाना है। बस मुझे ये कर देना है कि आप JPSC जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो कॉन्फिडेंटली बोल्ड होके एग्ज़ाम में लिख पाए। बस, क्योंकि चीज़ें याद रहेंगी तभी तो आप लिखेंगे। कंटेंट आपके दिमाग में है ही नहीं तो क्या लिखेगा? खाली बुक पढ़ने से थोड़े हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।